चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डॉपलर इफेक्ट देख रहे थे। देख भी कह रहे थे, हमने फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला की डेरिवेशन सीखी थी और फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, इस बात को हमने काफ़ी गौर से देखा था। अब हम थोड़े से उसके और बेटर सवाल करते हैं। किस किस तरह के सवाल जेई मेन में, जेई एडवांस में पूछते हैं, हम उस तरह के सवाल भी निपटाते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहला सवाल, बड़ा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इस सवाल के अंदर हमें 350 मीटर्स पर सेकंड दे रखी है। ये गिवन है 350 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है। यहां कहीं कोई ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे है, और इसके बगल से ऐसे एक सड़क है। इस सड़क पे एक कार जा रही है, इस सड़क पे एक कार जा रही है, और ये जो कार है ये इस तरफ कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर्स पर आवर। जो कार है वो हॉर्न ब्लो करती है, और जो कार बड़ा हॉर्न ब्लो कर रही है, लेट्स से उसकी फ्रीक्वेंसी है f0। पहले ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो f0 से ज़्यादा होगी। बाद में दूर जा रही है तो ऑफ कोर्स जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो f0 से कम होगी। ठीक है, सवाल लिखिए बेटा। व्हेन कार क्रॉसेस द ऑब्जर्वर, बड़ा जब ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रही है, फ्रीक्वेंसी heard by observer decreases by 10%। बड़ा फ्रीक्वेंसी जो 10% घट जाती है। सॉरी बेटा, कार की स्पीड दी हुई नहीं है, ये तो पूछेंगे हम आपसे। कार की स्पीड बेटा u है और ये कांस्टेंट है। ठीक, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बाय 10%। पहली फ्रीक्वेंसी जितनी सुन रहा था उससे अब 10% कम फ्रीक्वेंसी सुनता है। फाइंड स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड बतानी है। बड़ा मीटर पर सेकंड बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए पहले बेटा ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, सोर्स कार है, कार ही बेटा हॉर्न ब्लो कर रही है, तो सोर्स आपके कार है, वो बेटा उसकी तरफ आएगी तो ऑफ कोर्स हमारा जो ऑब्जर्वर होगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा। और शुरुआत में हमारा जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुन रहा है मैं उसको एफ इनिशियल बोल रहा हूं, और उसकी वैल्यू है क्या है बेटा, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है तो c प्लस 0 अपॉन c। सोर्स के पास वेलोसिटी है u, उसके नजदीक आने के कारण फ्रीक्वेंसी सुनोगे ज्यादा, तो न्यूमरेटर घटना चाहिए, तो माइनस u टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो आप जो फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो बेटा उसकी वैल्यू है c इंटू f0 अपॉन c माइनस u। फेयर इनफ। बाद में क्या हुआ, बाद में यही कार बड़ा चलते 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 क्रॉस कर गई, और बाद में ये वाले कार बड़ा यहां कहीं है, तो स्पीड इसके पास अब भी u है। अब कार आपसे दूर जा रही है तो ऑफ कोर्स अब आप फ्रीक्वेंसी कम सुनोगे। अब आप कहोगे कि सर जो फाइनल फ्रीक्वेंसी, फाइनली जो मैं फ्रीक्वेंसी सुन रहा हूं, मैं मतलब ऑब्जर्वर, वो है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड ऊपर बेटा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है, नीचे बेटा सोर्स की वेलोसिटी। सोर्स जा रहा है दूर तो मैं फ्रीक्वेंसी सुनूंगा कम, तो न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, प्लस टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज f0। फेयर एनफ। अब मुझे बोल रखा है कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये इस फ्रीक्वेंसी से 10% कम है, ये 10% कम है। 10% कम है, इस बात का मतलब ये है कि अगर ये 100 है तो ये आपकी 90 है। 10% कम है, इस बात का मतलब तो ये तो हुआ कि अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो बड़ा ये वाली फ्रीक्वेंसी आपकी 90 हर्ट्ज है। तो आप बड़े आराम, क्योंकि 10% घट गई है, 10% घट गई है, तो 100 की 10% कितनी घटी, 10 घटी। तो अगर ये 100 है तो ये 90 है, ये 200 है तो वो 180 है, ये 300 है तो वो 270 है। मतलब रेशो जो है वो दोनों का ऑफ कोर्स 90:100 है। तो बड़े आराम से बोल सकता हूं
कि फाइनल फ्रीक्वेंसी आपकी जो है दैट डिवाइडेड बाई आपकी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसे आप बड़े आराम से कह सकते हो कि 90/100 या फिर 9/10 एंड इट शुड बी दिस अपॉन दिस। जैसे डिवाइड किया CF0 बेटा क्या हो गया, गायब। ऊपर आ गया बेटा मेरे पास C-U, नीचे मेरे पास आ गया C+U। हो गया अपना काम। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मेरे पास आ गया 9 टाइम्स C प्लस 9 टाइम्स U इज 10 टाइम्स C माइनस 10 टाइम्स U। ये इधर आया, मेरे पास आ गया 19 टाइम्स ऑफ U इज इक्वल्स टू C। U की वैल्यू आ गई है C/19 या बेटा कितनी 350 डिवाइड बाय 19 मीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी द स्पीड ऑफ द कार। कार की स्पीड इतनी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मोर और लेस ऐसे ही लैंग्वेज का सवाल IIT एडवांस में आ रखा है, आपके एक्सरसाइज 3 में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कर लेना बेटा। उसमें हो सकता है कि उल्टा दे रखा हो, उसमें शायद स्पीड कार की दे रखी है और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हो शायद ये पूछ रखा होगा। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आपको तो पता लग ही जाएगा। आप तो स्मार्ट हो, कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, चलिए बेटा हम डॉपलर लगाना सीख गए हैं। हम डॉपलर किस तरह से यूज करते हैं बड़े आराम से सीख गए। कोई बहुत भारी इसमें दिक्कत नहीं है, आसान सा काम था, छोटा सा काम था। चलिए बच्चों एक छोटी सी हेडिंग लिखिए। इफ विंड इज ब्लोइंग, अगर हवा चल रही है तो क्या होगा। अगर हवा चल रही है तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हवा चल रही है तो इस बात को याद रखें कि अक्सर जो हमें स्पीड ऑफ साउंड दे रखी होती है वो विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम दे रखी होती है। क्या दे रखी बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम कौन है, हवा। तो अक्सर आपकी हवा रेस्ट में होती है, तो मान लो कि स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, तो वो 330 मीटर पर सेकेंड एयर के रेस्पेक्ट में भी साउंड की वेलोसिटी है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी, क्योंकि एयर तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर हवा खुद इस तरफ बह रही हो तो ऑफ कोर्स साउंड की वेलोसिटी हल्की सी बढ़ जाएगी। एयर बेटा उसके अपोजिट होगी तो वेलोसिटी हल्की सी घट जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूं। सी जो है इट इज ऑफ कोर्स स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, एंड वी नो दैट विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम का मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। जैसे मान लीजिए कि एयर जा रही है इस तरफ, एयर जा रही है इस तरफ, एयर बोल दूं या विंड बोल दूं। विंड जा रही है इस तरफ और विंड की बेटा वेलोसिटी है VW, और विंड के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी है इस तरफ C। साउंड की वेलोसिटी है C। सुनना बेटा क्या लिखा हुआ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम मतलब कौन, विंड। आराम से सुनना, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू विंड का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड को इधर ले आऊं तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर आपको साउंड की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में पता है तो उसके अंदर विंड की वेलोसिटी को वेक्टरली ऐड कर दो तो आपके पास साउंड की नेट वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इस केस में, इस वाले केस में विंड की वेलोसिटी भी इस तरफ है, साउंड की वेलोसिटी भी इस तरफ है, दोनों को ऐड कर दो। विंड की वेलोसिटी भी इस तरफ, साउंड की वेलोसिटी भी इस तरफ, तो कुल मिलाकर साउंड की जो वेलोसिटी आ गई है वो बेटा आ गई है C+VW। क्या आ गई बेटा, C+VW। कल को बेटा मान लो ऐसा हुआ कि विंड जो है वो इस तरफ बह रही है लेकिन साउंड इस तरफ जा रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू विंड। ये ले बेटा C। अब क्या, फिर से वही कहानी,
साउंड की वेलोसिटी अगर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए तो आप बोल देना कि सर साउंड की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में, ये रही सी, इसके अंदर विंड की वेलोसिटी को ऐड कर दो। विंड की वेलोसिटी है इस तरफ VW, अरे भाई इस तरफ C और इस तरफ VW को अगर मैं ऐड करता हूं तो नेट वेलोसिटी आती है इस तरफ C माइनस VW। तो आई होप आप लोग याद रखोगे कि बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड तुम लोग कैसे निकाल सकते हो। जिस तरफ विंड जा रही है साउंड भी उस तरफ जाए तो विंड की वेलोसिटी को ऐड कर दो। साउंड इस तरफ जा रही हो, विंड उसके अपोजिट जा रही है तो बेटा विंड की वेलोसिटी को उसमें से माइनस कर दो। ये सिंपल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, ना भी पढ़ रखा हो तो मैंने तुम्हें बता भी दिया है, तो मेरा काम तो चले जाएगा। ठीक है, लेकिन सर आप इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो? बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला था, उस डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले में जो मैंने C लिखा था ना, बस जब भी हवा ट्रेवल करे ना तो C का मतलब ये निकाल लेना कि मुझे वहां पर लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिखना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब भी विंड ब्लो कर रही हो तो खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड कौन सी यूज करनी है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यूज करनी है, और कोई खास पॉइंट याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो बेटा मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नोट लिखा रहा हूं, if wind is blowing, use velocity of sound with respect to ground in the डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूलाज। जो भी डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले हैं उनके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखें। मैं आपको सिखा भी देता हूं बेटा, दो छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने सवालों के थ्रू मैं आपको सिखा भी देता हूं। चलिए बच्चों, लिख तो लिया होगा ना? सॉरी बेटा मैंने जल्दी बता दिया, लेकिन लिख लिया होगा स्मार्ट बच्चों। सुनो बेटा, मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू विंड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। यहां पर कोई बड़ा स्कूटर है जो हॉर्न ब्लो कर रहा है 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का। स्कूटर की बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहां कहीं बड़ा आपके पास कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के पास बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। फेयर एनफ। और पूरे रास्ते हवा यूं चल रही है ऐसे। विंड की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है 10 मीटर्स पर सेकेंड। बस फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। बड़ा ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है ये बताओ। बड़े आराम से बताएंगे, हमें तो लोड ही नहीं इस चीज में, बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से बताएंगे अपन। तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनता है बड़ा दैट विल बी स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड पहले बड़ा स्पीड ऑफ साउंड लिखो, लेकिन ये स्पीड ऑफ साउंड किसके रेस्पेक्ट में? इस बार हमें लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ये 330 दे तो रखी है साउंड की वेलोसिटी, बेटा साउंड की वेलोसिटी इस तरफ 330 नहीं बल्कि 330 प्लस 10 है। मैं सिखा चुका हूं आपको। विंड भी उस तरफ जा रही है, विंड के रेस्पेक्ट में साउंड भी उस तरफ जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दो। 340 मीटर पर सेकंड से साउंड भाग रही है, जिसमें से 10 मीटर पर सेकंड कंट्रीब्यूशन है विंड का और 330 मीटर पर सेकंड कंट्रीब्यूशन है साउंड का खुद का। तो कुल मिलाकर साउंड की जो नेट वेलोसिटी आएगी इस तरफ, बड़ा वो कितनी आएगी? 340 मीटर पर सेकंड आएगी। बस यही खास बात थी, बाकी तो सब फालतू आते हैं बेटा। ऊपर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी? 10, नजदीक आ रहा है तो ज्यादा सुनेगा, तो न्यूमरेटर बढ़ा दो। सोर्स की वेलोसिटी कितनी है? 20,
नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनेगा, तो न्यूमरेटर को घटा दो, मल्टीप्लाइड विथ अपनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। कितनी थी बेटा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपकी 2000 हर्ट्ज थी। मीटर पर सेकंड कैंसिल, 2000 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एफ अपेरेंट की वैल्यू आ गई बड़ा, कितनी आ गई है? 35/32 इंटू 2000 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है बड़ा आपके पास वो ये रही। आई रियली होप बड़ा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलो एक तुम भी कर लो, एक बेटा तुम भी कर लो। मैं सवाल में एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं, चलो 2 चेंज कर देता हूं, अपने क्या जा रहा है बेटा। मैं तो इसी डायग्राम में चेंज कर रहा हूं, तुम लोग नया डायग्राम बनाना। ठीक है बेटा, तुम नया डायग्राम बनाना। हाँ, इस बार बेटा विंड जो है वो यूं बह रही है, विंड यूं बह रही है और विंड की वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ऑब्जर्वर बेटा इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। बच्चों तुम लोग डायग्राम वापस से बनाना, मैं तो इसी डायग्राम से काम चला रहा हूं। तुम लोग मेरी तरह मक्कारी मत करना, तुम लोग बेटा नया डायग्राम बनाओ, नया डायग्राम बनाओ, पूरा सवाल लिखो, फिर से पूरी बात लिखो। फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मींस बेटा ये वाला जो स्कूटर से 10 मीटर पर सेकंड दूर भाग रहा है। स्कूटर की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड है। स्कूटर जो हॉर्न ब्लो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज है। टेक योर टाइम, आराम आराम से बेटा इस काम को निपटाओ। चलें करें। सबसे पहले मुझे है ना स्पीड ऑफ साउंड ये मेन चीज है। सर हमेशा तो नहीं होती स्पीड ऑफ साउंड मेन चीज बेटा। हमेशा क्या था कि विंड ब्लो नहीं करती थी, तो स्पीड ऑफ साउंड ग्राउंड से लिखो, विंड से लिखो, एक ही बात थी। आज कहानी अलग है। ये स्कूटर है, ये ऑब्जर्वर है, इसने हॉर्न बजाया तो साउंड जा रही है ऐसे, साउंड जा रही है ऐसे 330 से, लेकिन साउंड जिस मीडियम में जा रहा है वो मीडियम आ रहा है इधर की तरफ 10 से। तो साउंड की जो नेट वेलोसिटी आएगी बेटा वो सामने की तरफ आएगी 320 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको याद भी करा रखा है कि जब भी साउंड की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी अपोजिट हो तो माइनस कर दिया करो, और माइनस करके बेटा आपकी नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी। और आप कहोगे सर मेन काम तो हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऊपर बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी होना चाहेगा कम, तो न्यूमरेटर घटाओ माइनस। सोर्स आ रहा है नजदीक तो फ्रीक्वेंसी होना चाहेगा ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटाओ, तो क्या लगा देंगे माइनस, टाइम्स आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपकी 2000 हर्ट्ज। मेरे पास आ गया दैट इज 31/30 इंटू 2000 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। ये फ्रीक्वेंसी है आप जो ऑब्जर्व करोगे। सिंपल, बिल्कुल आराम से चिल टाइप से हमारा सवाल बन सकता है। तो बेटा जब भी विंड ब्लो कर रही होगी, हवा चल रही होगी, तो सवाल कर लोगे ना। कॉन्सेप्ट सिर्फ इस बात का है, जब विंड ब्लो कर रही हो तो फॉर्मूले में बेटा स्पीड ऑफ साउंड विंड के रेस्पेक्ट में नहीं लिखना है, किसके रेस्पेक्ट में लिखना है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखने के लिए क्या करूं बेटा, विंड और साउंड अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी वेलोसिटी जोड़कर साउंड की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया करो। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस करके नेट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया करो। बाकी सवाल जैसे करते हो वैसे ही करते रहना, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको HCV के अंदर भी दिख जाएगा, अपनी शीट में भी दिख जाएगा, हर जगह दिख जाएगा, अपनी शीट में, DBP में, हर जगह आपको ये वाला सवाल दिख जाएगा, ठीक है। और जो भी बुक करोगे उसमें इक्का दुक्का सवाल तो बड़ा मीडियम जिसमें मूव कर रहा होगा उसका सवाल होगा और वो तुमसे भी हो ही जाएगा, ठीक है। भूलोगे तो नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट जो है वो रिफ्लेक्शन के केस में भी आएगा बेटा। कैसे रिफ्लेक्शन के केस में आएगा सुनिएगा, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। रिफ्लेक्शन के केस में
किस तरह से बेटा जी डॉपलर इफेक्ट लगता है, मैं उसको एक सवाल की फॉर्म में आपको सिखा रहा हूं। सुनना, मैं इस सवाल से आपको सिखा रहा हूं, आप लोग है ना ऐसा ही सवाल और बाद में कर लेना। अभी तो एक बार सवाल सुनिएगा। ये एक बॉय है बेटा, ये रेस्ट पे, यहां कहीं बेटा कोई कार है, कार बेटा हॉर्न ब्लो कर रही है और उस कार की जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड बेटा एयर वेयर कुछ नहीं है, मतलब ब्लो नहीं, एयर बेटा कोई विंड वगैरह नहीं, कोई ब्लो नहीं कर रही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, ये जो आपका क्या नाम बेटा, ये जो सोर्स है ये इस तरफ आ रहा है, लेट्स से बेटा विद सम वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड, बेटा कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। ये जो बॉय है ये इस तरफ भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां कहीं एक फिक्स्ड वॉल है बेटा, यहां कहीं कोई फिक्स्ड वॉल, गाड़ी हॉर्न बजा रही है 1000 हर्ट्ज का, ये बालक गाड़ी की तरफ आ रहे हैं, गाड़ी बालक की तरफ आ रही है। बेटा गाड़ी की वेलोसिटी एक बार के लिए 20 ले लो यार, दोनों की वेलोसिटी बराबर लेके बेटा क्यों कैलकुलेशन में अपन सेम चीजें लिखे, अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, किसी भी अच्छे बच्चे ने इस बात को इमेजिन कर लिया होगा कि बालक एक नहीं 2 फ्रीक्वेंसी सुनेगा, 2 साउंड सुनेगा। समझिए ना कौन सी? एक साउंड जो सीधी आएगी, दूसरी जो दीवार से टकरा के आएगी, तो 2 फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो सवाल लिखिए बेटा, फाइंड फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड बाय बॉय। बालक बड़ा कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है ये बताओ। बताएंगे। एक फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत ही आसान है। सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है, यू साउंड जा रही है, मैं उसको एफ लिख रहा हूं। स्पीड ऑफ साउंड 340, स्पीड ऑफ साउंड 340, ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी 10, नजदीक आ रहा है तो बढ़ाना चाहेगा तो प्लस, सोर्स के पास बड़ा फ्रीक्वेंसी है 20, वेलोसिटी है 20, नजदीक आ रहा है तो बढ़ाना चाहेगा, तो न्यूमरेटर में माइनस लगा दूंगा, डिनोमिनेटर में माइनस लगा दूंगा, ये घटेगा तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज 1000 हर्ट्ज। I think this comes out to be 35 upon 32,000 हर्ट्ज। ले बेटा ये तो वो फ्रीक्वेंसी है जो आप डायरेक्ट सुन रहा। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। इसी ऑब्जर्वर, अब एक साउंड बेटा क्या होगी, साउंड जो होगी वो आएगी 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 आएगी, दीवार से टकराकर वापस आएगी। एक फ्रीक्वेंसी दीवार पर भी टकरा रही है, जो फ्रीक्वेंसी दीवार पर टकरा रही है काश मैं वो निकाल लेता, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं F1 मान रहा हूं वो फ्रीक्वेंसी जो दीवार पर टकरा रही है। दीवार पर टकराने वाली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो वॉल है वो तो हमारा ऑब्जर्वर है कि नहीं, और जो कार है ऑफ कोर्स वो हमारा सोर्स, है। और वॉल के और गाड़ी के बीच में रिलेटिव मोशन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो ऑफ कोर्स दीवार जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी वो ऑफ कोर्स 1000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी। सर दीवार फ्रीक्वेंसी सुनेगी, हाँ अगर दीवारों के कान होते तो, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि अगर मान लो दीवार पर कोई तुमने सेंसर लगा दिया होता जो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा होता, तो वो फ्रीक्वेंसी बड़ा पक्की बात है कि 1000 हर्ट्ज से ज्यादा होती, क्योंकि जो गाड़ी है वो आपके सोर्स है और जो दीवार है वो आपका ऑब्जर्वर है। काश मैं ये F1 निकाल पाऊं। बच्चे बोलेंगे सर F1 निकालना तो बहुत आसान है। स्पीड ऑफ साउंड, ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दीवार है तो 0 लगा दो, सोर्स के पास वेलोसिटी है 20,
सोर्स के पास वेलोसिटी है 20, सोर्स आ रहा है नजदीक तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटा दो, तो क्या लगा दूंगा माइनस टाइम्स 1000 हर्ट्ज, तो मेरे पास आ गया दैट इज 34,000 अपॉन 32। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो दीवार पर गिरी है। अब हम जानते हैं कि दीवार पर जितनी फ्रीक्वेंसी गिरेगी दीवार उतनी ही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर देगी। सर ये कब पढ़ लिया? पढ़ा रखा बेटा, मैंने आपको वेव ऑन स्ट्रीम में पढ़ा रखा है कि रिफ्लेक्शन पर और ट्रांसमिशन पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो जितनी फ्रीक्वेंसी गिरेगी उतनी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो दीवार ने यहां पर फ्रीक्वेंसी भेज दी है, कितनी भेज दी है? F1। ये जो फ्रीक्वेंसी F1 भेजी है ये वाली साउंड इस बॉय के पास भी आएगी। तो बॉय के पास एक्चुअली दो साउंड आ रही है, एक तो इस गाड़ी से डायरेक्ट और एक इस गाड़ी से दीवार पे टकराई और दीवार से टकरा कर बॉय पे आई। तो सर इस दीवार ने F1 भेजी तो ये F1 ही सुनेगा क्या? अरे नहीं, दीवार के और बॉय के बीच में भी तो रिलेटिव मोशन है, और दीवार के और बॉय के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, दीवार और बॉय के बीच में इस केस में अगर देखो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, तो पक्की बात है कि दीवार जो होगी वो F1 से कम फ्रीक्वेंसी सुनेगी। और कितनी कम सुनेगी, कितनी सुनेगी, वो कौन बताएगा? डॉपलर इफेक्ट। वो कौन बताएगा? डॉपलर इफेक्ट। तो मैं कह रहा हूं कि अब ये जो बॉय है ये F1 नहीं सुनेगा, ये कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी F2 सुनेगा। और इस केस में बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस दीवार ने F1 दी है, बालक F2 सुन रहा है, और F2 जो है वो F1 से कम है। और इस बार मैं कह सकता हूं कि दिस वॉल इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स एंड दिस बॉय इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जर्वर। तो फिर से डॉपलर लगाना पड़ेगा, और इस बार F2 कैलकुलेट करने के लिए, मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी जो बॉय सुनेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि हमारी जो वॉल है वो सोर्स है और हमारा जो बॉय है वो ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर है। तो आपने देखा कि वॉल इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स एज वेल एज ऑब्जर्वर। पहले वो ऑब्जर्वर की तरह बिहेव की, अब वो सोर्स की तरह बिहेव कर रही है। कर देंगे। कितनी फ्रीक्वेंसी बालक सुनेगा? F2। स्पीड ऑफ साउंड ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर है बॉय, दूर जा रहा है, कितने से? 10 से दूर जा रहा, तो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कम, तो माइनस लगा दिया। नीचे बड़ा किसकी वेलोसिटी? दीवार की, दीवार तो रेस्ट पे है। टाइम्स वो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल में इस दीवार ने छोड़ी है। इस दीवार ने एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी वो 1000 नहीं है, वो तो F1 है। इस दीवार ने जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में छोड़ी है, ये सुन तो F2 रहा है, लेकिन दीवार ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी वो F2 है क्या? नहीं। 1000 है क्या? नहीं। वो क्या है? F1। तो दीवार ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी है वो लिख दो F1। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दैट इज 33 upon 34 into F1 and F1 is already 34,000 upon 32। बड़ा मेरे ख्याल से 33,000 upon 32 हर्ट्ज। बड़ा चेक करना, यही आंसर आया क्या? 34, हाँ यही है, 33,000 upon 32। ये बड़ा हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। It means that this boy is observing two frequencies. One frequency is of course direct and the second frequency बेटा पहले दीवार पे जाएगी फिर टकरा के आएगी। डायरेक्ट वाले निकालनी आसान थी, उसमें डॉपलर सिर्फ एक बार लगाना था, इसमें डॉपलर मुझे 2 बार लगाना पड़ा। पहले वाले डॉपलर के लिए ये सोर्स ये ऑब्जर्वर, फिर अगली बार ये सोर्स ये ऑब्जर्वर। और कोई मुझसे पूछ ले कि इस बालक ने कितनी बीट फ्रीक्वेंसी सुनी है, तो मैं कहूंगा बीट, हाँ 2 फ्रीक्वेंसीज आई हैं इसके पास, एक तो F आई है, एक F2 आई है। F1 नहीं आई है, F1 तो दीवार पे गई है। F आई है और F2 आई है। मैं आपसे पूछूं कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज मॉड ऑफ F माइनस F2। बड़ा माइनस करना, नीचे 32 तो है ही, 35 में से 33 गया, दैट इज 2000 अपॉन 32 हर्ट्ज। ये बड़ा आपकी फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा बीट फ्रीक्वेंसी का आंसर है। हालांकि बेटा ये वाली जो बीट फ्रीक्वेंसी है ये 14 हर्ट्ज से बड़ी आ रही है, तो ये बालक जो है बीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। बीट को ऑब्जर्व बेटा तभी कर पाता है जब आप जानते हो कि है ना
बीट फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज से कम हो। तो फिर भी हमने पूछ लिया बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी, तो बोल देना कि सर बीट फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। तो ये आंसर है। भाई को मुझसे पूछे कि क्या ये बीट को ऑब्जर्व करेगा, तो मना कर देंगे नहीं नहीं बीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, इसको कंटिन्यूअस साउंड ही सुनाई देगी। ठीक है, आई रियली होप रिफ्लेक्शन तुम्हें समझ में आ गया है। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं रिफ्लेक्शन के बेसिस पे। रिफ्लेक्शन के बेसिस पे बेटा मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, बोलने के लिए छोटा सा है लेकिन बेटा उसमें मान के चलो सबको चला देंगे अपन, गाड़ी को, बालक को, और अपन इतने फोड़ू हैं इस बार दीवार भी चला देंगे। ठीक है, और फाइंड सब कुछ, बेटा क्या करेंगे, फाइंड सब कुछ। सुनिए बच्चा, भाई कैसी कार बनी, बहुत गंदी कार है। अरे बेटा सिंपल सी बना लेते हैं अपन तो, मेरे से बन तो पानी नहीं है। ये आपके पास कार है, कार की वेलोसिटी इस तरफ है 20 मीटर्स पर सेकेंड। यहां पर कोई बड़ी सी दीवार है, लेकिन ये दीवार मूव कर रही है और दीवार की वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। यहां पर एक बालक है और बालक की वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे 350 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, लोड ही नहीं उसमें। तो ये कार जो है बड़ा ऐसे हॉर्न ब्लो करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 1000 हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है। फाइंड फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड बाय द बॉय। जो बॉय है वो कौन से फ्रीक्वेंसी सुनेगा। सर फ्रीक्वेंसीज क्यों बोला, बेटा दो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ना, एक आवाज जो डायरेक्ट आएगी, दूसरी जो यहां से टकरा के फिर आएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं सब कर देंगे, सब करते हैं बेटा, सब करते हैं। आप ट्राई करो, मेरे ख्याल से बेटा आप लोगों से बनने लायक सवाल है, आपके हिसाब का ही तो सवाल बनाया है यार, है ना बेटा, आपके हिसाब से तो बनाया है, बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। बेटा कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई। सुनिए पहले डायरेक्ट वाली है, जो बालक डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुनेगा मैंने उसको एफ बोल दिया, और उसके लिए आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। स्पीड ऑफ साउंड 350, स्पीड ऑफ साउंड 350, ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है 10, दूर जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा कम, तो माइनस लगा देंगे। सोर्स के पास वेलोसिटी है 20, नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटा दो, तो क्या लगा देंगे माइनस, टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी छोड़ी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोड़ी है 1000 हर्ट्ज, तो दैट कम्स आउट टू बी 34/33, 34,000/33 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी वो है जो ऑब्जर्वर डायरेक्ट सुनेगा। अच्छी बात है, एक और सुनेगा बेटा, वो कौन सी, यहां से साउंड जाएगी जाएगी जाएगी, दीवार से टकराएगी, फिर वापस आएगी, दीवार पर कोई ना कोई वेव टकराएगी, लेट से जो वेव टकराएगी उसकी फ्रीक्वेंसी है f1।
F1 कैलकुलेट करने के लिए, क्या बेटा, F1 कैलकुलेट करने के लिए दिस कार इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स एंड ऑफ कोर्स दिस बॉल इज बिहेविंग लाइक एन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर मतलब दीवार के पास बेटा मान लो अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर होता जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा होता तो वो ऑफ कोर्स 1000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा होता, क्योंकि सोर्स भी नजदीक आ रहा है और ऑब्जर्वर भी नजदीक आ रहा है। और वो जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता, वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता, उसकी वैल्यू होती 350। ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है 10, नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ज्यादा तो प्लस, सोर्स है कार, उसके पास वेलोसिटी है 20, उसके नजदीक आने से फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटाओ तो माइनस, टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज 1000 हर्ट्ज, दैट इज 36/33 हर्ट्ज। और इसके लिए आप जानते हो कि आपकी जो कार थी वो सोर्स थी और जो वॉल था वो हमारा ऑब्जर्वर था। अब क्या होगा, अब ये जो F1 गई है बड़ा, ये F1 ऐसे वापस आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो बालक है ये F1 नहीं सुनेगा, ये कुछ और सुनेगा, ये F2 सुनेगा। क्यों? क्योंकि जब वापस वेव आ रही होगी तब ये जो दीवार है ये सोर्स की तरह बिहेव करेगी और हमारा जो बालक है ये ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। सोर्स भी नजदीक आ रहा है, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा वो F1 से तो ज्यादा होगी। F1 से कितनी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करता है किस बात पे, डॉपलर इफेक्ट पे। तो आप कह सकते हो कि अगले वाले डॉपलर के लिए जो बॉय है इट इज बिहेविंग लाइक एन observer and of course wall is behaving like a source। और ये जो बालक जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा बेटा दैट विल बी F2, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड 350, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड 350। ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है 10, ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स के नजदीक तो सुनेगा ज्यादा तो प्लस, सोर्स के पास वेलोसिटी है 10, वो भी आ रहा है ऑब्जर्वर के नजदीक तो वो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटा दो, टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में आई थी। एक्चुअल में कितनी आई थी, F0 नहीं आई थी, कितनी आई थी, F1 आई थी। दीवार पर एक्चुअल में तो F1 आई थी ना, F0 थोड़ी आई थी। तो आप मतलब वो 1000 थोड़ी आई थी। आप कह सकते हो दैट इज बेसिकली 36/34 इंटू F1। F1 इज ऑफ कोर्स 36,000/33 हर्ट्ज। ये F2 है, ये F2। तो ये बालक बड़ा बेसिकली दो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, F2 एंड F। एंड आई रियली होप कि आप सब लोगों ने बड़ा सारा का सारा सवाल सही किया होगा, किया होगा ना यार। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आप लोगों से सारा का सारा सवाल सही हुआ है। और अगर इसी सवाल के अंदर कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनोगे, तो यार माइनस कर देंगे, मोड़ ले लेंगे। अब वो बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स अगर 14 हर्ट्ज अगर बड़ी हुई तो ये बालक उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई पूछ ले कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, बता तो सकते हैं कि हाँ बीट फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। फेयर इनफ, अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं। तो रिफ्लेक्शन के जितने भी सवाल हैं वो हम बड़े आराम से इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करके निपटा सकते हैं। बड़ा दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करके निपटा सकते हैं। ठीक है बेटा, अगेन रिफ्लेक्शन पे आपको खूब सारे सवाल HCV में, अपनी शीट में और जो भी डिफरेंट बुक्स आप करते हो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे और वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने लगाए हैं वो लग जाएंगे। और खास तौर से रिफ्लेक्शन में तुम समझ गए, दो स्टेप में लगेगा, सोर्स से दीवार तक, फिर दीवार से ऑब्जर्वर तक, बस इतना करना है, बाकी चिल रहना है, बड़े आराम से हमारे सारे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का सवाल कराता हूं, क्योंकि ये वाला टाइप मुझे समझ गए तुम, मुझे पता है तुम लोग बढ़िया तरह से आइडिया लग गया, तुम तो बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हो कि हाँ सर इस तरह का सवाल मैं HCV में, बुक में, अपनी शीट में, DPP में ढूंढता हूँ, कहीं मिल गया तो उससे निपटा देता हूँ, तो उसे निपटाओ तुम। एक डिफरेंट टेस्ट का सवाल है, कॉन्सेप्ट मोर और लेस यही है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। सुनिएगा, सवाल ऐसा है बेटा, ये एयर है, ये वाटर, यहां कहीं कोई ना कोई सोर्स है,
सोर्स एयर में है, यहां कहीं आपका ऑब्जर्वर है। सोर्स के पास वेलोसिटी है ऐसे 20 मीटर्स पर सेकेंड। बेटा ये पानी, और जो ऑब्जर्वर है उसके पास बड़ा वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 350 मीटर पर सेकेंड है, और वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है बड़ा वो 1400 मीटर पर सेकेंड है। डिफरेंस है बड़ा, एयर में कम है और वाटर में साउंड की स्पीड ज्यादा है, और ये काफी हद तक बड़ा जो रियलिस्टिक वैल्यूज है वैसे से ली मैंने, ठीक है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ने कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की है वो बताइए। अब ये सवाल देखकर ना कोई भी एवरेज बच्चा जो होगा वो एक बार हल्का सा घबराएगा कि यार ये तो सर बिल्कुल आपने नई बात पूछ ली, सोर्स अलग मीडियम में, ऑब्जर्वर अलग मीडियम में, सर कैसे करें, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है सर ना। और सर आपने तो ऐसी कोई बात पढ़ाई नहीं, और अब आपने जस्ट थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्शन पढ़ाया और उसके जस्ट बाद आपने बता दिया। हमें लगा कि रिफ्लेक्शन जैसा ही कोई सवाल होगा। लेकिन जो बच्चा बढ़िया से हर बात को सोचता है, समझता है, उसने हल्का फुल्का आइडिया लगा लिया। वो समझ गया कि बस इतना सा फर्क है कि जो सवाल हमने अब तक किए उनमें बीच में एक स्टेप में रिफ्लेक्शन हुआ है और यहां पर बीच में एक स्टेप पर रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन मतलब बेटा ऐसे मीडियम चेंज हुआ है। रिफ्रैक्शन बोल दो या ट्रांसमिशन बोल दो, एक ही बात है। और वो इस बात को एनालाइज कर चुका है कि जिस तरह से मैंने डॉपलर इफेक्ट पहले 2 स्टेप में लगाए थे, मुझे अब भी डॉपलर इफेक्ट 2 स्टेप में लगाना पड़ेगा, यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। पहले वाले डॉपलर के लिए ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, और फिर ये ऑब्जर्वर और ये सोर्स, सॉरी पहले ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, और फिर अगले डॉपलर के लिए ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर। बस इतना फर्क है कि जो हमने सवाल पहले किए थे उनके अंदर बीच वाले स्टेप में रिफ्लेक्शन हुआ था और यहां पर ट्रांसमिशन हुआ है, बस इतना सा। तो आई नो दैट कि कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ऐसा सवाल अक्सर बुक्स में, बड़ा जनरल बुक्स में नहीं मिलता, बट इस तरह का सवाल कहीं मिल जाए तो आप बड़े आराम से हीरो बन सकते हो कि देखो मुझे क्या क्या आता है। और अगर सही बात कहें तो बेटा ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, कहां कोई नई चीज बोल दी मैंने। तो पहला स्टेप, अच्छा बेटा इस सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी है वो 2000 हर्ट्ज है। ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये पूछा है। तो मैं सारा का सारा डॉपलर जो है वो 2 स्टेप में लगाऊंगा। पहले वाले स्टेप में ये जो एस है ये ऑफ कोर्स हमारा सोर्स है, और ये जो इंटरफेस है, मतलब बेटा ये जो इंटरफेस है, जो एयर और वाटर को जोड़ने वाला जो जगह है, ये इंटरफेस हमारा ऑब्जर्वर है। ये जो इंटरफेस है ये हमारा ऑब्जर्वर है। अगर इस इंटरफेस के पास कान होते, आई होप यू गॉट द मीनिंग, मेरे कान होने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं सुनता, 2000 से ज्यादा सुनता, बिकॉज सोर्स उसके नजदीक आ रहा है। और वो कितनी सुनता, तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए बेटा इस पर जो फ्रीक्वेंसी गिरी है, लेट्स से दैट इज f1, लेट्स से दैट इज f1। वो f1 निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बड़ा इंटरफेस है 0, नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स बड़ा वो है 20, सोर्स आ रहा है नजदीक तो फ्रीक्वेंसी सुनाना चाहता है ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटा दो, तो क्या लगा दूंगा माइनस, टाइम्स आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज 2000 हर्ट्ज। सो इट कम्स आउट टू बी 35 अपॉन 33 इंटू 2000 हर्ट्ज।
नॉट बैड। जो फ्रीक्वेंसी गिरी है वही फ्रीक्वेंसी ऐसे आई। क्यों सर? ट्रांसमिशन पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मैं आपको क्लास में लिखा चुका हूं, मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मैंने आपको वेव स्ट्रिंग में लिखाया भी था कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज द मैटर ऑफ इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। ये बड़ा मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती। यहां पर F1 गिरी है तो F1 ही जाएगी, लेकिन इस पर F1 आई है, इसको F1 नहीं सुनाई देगी ना ना। अगर ये रेस्ट पे होता तो आप कहते कि हाँ ये F1 ही सुनेगा। अब ये तो बड़ा साउंड की तरफ आ रहा है, और अगर साउंड की तरफ आ रहा है तो आप जानते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो F1 से ज्यादा होगी, एंड लेट्स से बड़ा दैट फ्रीक्वेंसी इज F2। अब मुझे एक बार डॉपलर फिर से लगाना पड़ेगा। मैं डॉपलर लगा रहा हूं सेकेंड टाइम। नाउ हु इज द सोर्स एंड हु इज द ऑब्जर्वर? अब आप बोलोगे सर जो इंटरफेस है ये सोर्स है और ये जो O है ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो इंटरफेस है ये हमारा सोर्स है और जो O है वो हमारा ऑब्जर्वर है। और हम कहेंगे कि इसने जो फ्रीक्वेंसी सुनी है दैट इज F2। F2 कितनी होगी? स्पीड ऑफ साउंड। बड़ा स्पीड ऑफ साउंड 350 नहीं है बेटा, ये वाटर है। वाटर बड़ा स्पीड ऑफ साउंड इज 1400। ऊपर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है 10। नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा ज्यादा, तो न्यूमरेटर को बढ़ा दो। ऊपर बड़ा सोर्स की वेलोसिटी, सोर्स तो बड़ा इंटरफेस है, इसके पास तो कोई वेलोसिटी है नहीं तो 0 लगा देते हैं, टाइम्स जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोड़ी है। अरे बड़ा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है? F1 है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F0 थोड़ी है। F मेरे पास आ गया दैट इज 1410 अपॉन 1400, 00 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, टाइम्स F1 हम पहले से निकाल चुके हैं दैट इज 35 अपॉन 33 इंटू 2000। ये अपना आंसर आ गया। तो मैं आपको बेटा ऐसे ही मुझे लगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है कोई अच्छा बच्चा हो जो इस तरह का कॉन्सेप्ट अप्रिशिएट कर पाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे इस तरह का सवाल समझ सकते हैं, बट ऑफ कोर्स क्लास में कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझ भी पाते होंगे और अप्रिशिएट भी कर पाते होंगे कि हाँ देखो यार, जैसा रिफ्लेक्शन है वैसा ट्रांसमिशन है। वहां पर भी सर ने 2 स्टेप में किया, अब भी 2 स्टेप में। बल्कि समझदार बच्चों को ये लगना चाहिए कि यार सर ने अगर मुझे 2 मिनट और दे दिए होते ना तो मैं खुद ही कर लेता। मैं फूडू हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, चलिए बेटा, खूब सारी बातें की अपन लोगों ने इस बारे में, है ना। एक बार आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये रिफ्लेक्शन या फिर ये जो एग्जाम्पल ट्रांसमिशन वाला था, ऐसे सवालों के अंदर किस तरीके से 2 स्टेप में डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं, इस बात को हम बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से समझ गए हैं। इस पर कोई भी सवाल हुआ हम आराम से देख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट एक छोटी सी बात और हमारे काम की। डॉपलर इफेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही वेलोसिटी काम आएगी जो ऑब्जर्वर और सोर्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। सर क्या बोलना चाह रहे हो, बता दो। सुनो, जैसे मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, 2 क्या बेटा, खूब सारे एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, ये बेटा मान लीजिए कोई क्रॉस रॉड, ये साउंड का बेटा कोई ना कोई सोर्स, ये मान लीजिए कि एक्चुअल में F0 फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड बेटा C लेना है। यहां कहीं आपके पास ऑब्जर्वर है जो बेटा आपका रेस्ट पे है। ठीक है, इस सोर्स के पास बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ, और सोर्स के पास जो बड़ा वेलोसिटी मेरे पास है वो Vs।
ये ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा मुझे ये निकालना है। निकाल लें। मेन बात बड़ा ये है कि आप है ना पहले इस सोर्स को और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली लाइन देखो, एंड लेट्स से दिस लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वेलोसिटी। इस सोर्स की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा बेटा ये वीएस का कॉस थीटा और इधर की तरफ बेटा आएगा वीएस का साइन थीटा। आई रियली होप, आई एम सीरियसली होपिंग कि आप लोगों को हल्का फुल्का याद होगा कि मैंने आपको ना सोर्स के मूव करने से फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है वो मैंने आपको सिखा रखी है। और उसमें बेटा जी वही वेलोसिटी कारण लैम्डा चेंज हुआ करता था, और लैम्डा चेंज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, सिर्फ और सिर्फ वही वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी जो सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना आप माने कि डॉपलर इफेक्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के वो कंपोनेंट लेंगे जो सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। तो ये जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उसको आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर एफ अपरेंट विल बी स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, सोर्स के पास भले ही वेलोसिटी वीएस हो, लेकिन हम वीएस नहीं लिखेंगे बेटा, वीएस का कॉस थीटा लिखेंगे। नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ज्यादा, तो न्यूमरेटर घटा दो तो माइनस टाइम्स एफ नॉट। दैट्स इट। भले ही मैं और कितने केस बना लूं, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि डॉपलर इफेक्ट के अंदर वी विल यूज द वेलोसिटी विच इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर एंड नथिंग मोर देन दैट। मैं कितने सवाल बना लूं, मेरा काम तो ये आएगा, काम तो नहीं आएगा। चलिए मैं एक दूसरा केस दिखा देता हूं आपको। दूसरा, अगर यही सोर्स के पास वेलोसिटी इस तरफ होती तो बड़ा वेलोसिटी का कंपोनेंट आता ऐसे, ये दूर की तरफ होता तो फ्रीक्वेंसी सुनता ऑब्जर्वर कम, तो बड़ा यहां पर क्या लगा देते प्लस। इसी तरह से बड़ा मैं एक केस और बना दूं कि ये रहा सोर्स जो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है एफ नॉट, स्पीड ऑफ साउंड बड़ा आपके पास सी है, यहां कहीं बड़ा आपके पास ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है इस तरफ वी नॉट, एंड लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा। ये ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा बेटा वो एफ नॉट से हल्की सी बड़ी होगी, और वो कितनी होगी उसके लिए मुझे डॉपलर लगाना पड़ेगा, एंड डॉपलर इफेक्ट सेज दैट कि एफ अपरेंट इज स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ऊपर बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग कितनी वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। वी नॉट के कॉस्ट ऐसे नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स ऑब्जर्व सुनेगा ज्यादा, तो न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए तो प्लस लगा दिया। तो क्या लगा दिया बेटा प्लस। मैं एक छोटा सा केस और बना दूं बेटा। अगर मान लीजिए बेटा ऐसा हुआ कि एक सड़क ऐसे, एक सड़क ऐसे, बेटा केस थर्ड, this is the source which is moving along this line with velocity vs, this is the observer which is moving along this line with velocity vo। सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली लाइन बेटा ये रही, ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल मान लीजिए आपका फाई है। सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी है वो एफ नोट है, तो बताओ कि ये जो ऑब्जर्वर है ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा है वो कहेगा सर फालतू बातें हैं सब, तो मैं तो बात समझ गया, आप चाहे कितने ही टफ डायग्राम बना लो, मेन बात मैं समझ गया हूं। मेन बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे डॉपलर इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ उसी वेलोसिटी में इंटरेस्ट है जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। तो इस केस में जो ऑब्जर्वर, ये बड़ा ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा बेटा दैट विल बी एफ अपरेंट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वीओ में इंटरेस्ट नहीं है, वीओ का वो कंपोनेंट जो बड़ा सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है बड़ा, दिस विल बी ऑफ कोर्स वीओ का कॉस फाई। नजदीक जा रहा है सोर्स के तो ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहती है, तो न्यूमरेटर को बढ़ाओ तो क्या लगा दूंगा प्लस। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आती है एक्सप्रेशन में ऊपर, नीचे क्या लिखूं, सोर्स के पास जो बड़ा वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ है, एंड एज यू कैन सी दैट कि दैट इज वी एस का कॉस थीटा।
ये जो सोर्स के पास वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ है तो फ्रीक्वेंसी होना चाहेगा ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटाओ, डिनोमिनेटर को घटाओ। वीएस पूरा नहीं लिखना है बेटा, वीएस का सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट लिखना है बेटा, कौन सा, कॉस थीटा। वेलोसिटी सोर्स के पास है नजदीक तो फ्रीक्वेंसी होना चाहेगा ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटाओ तो माइनस लगा दिया, टाइम्स आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एंड द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स f0। अबे केस थोड़ी याद कर लोगे, बात याद रख लो। सर क्या बात याद रखनी है बेटा, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि क्या, सिर्फ क्या बात याद रखनी है कि डॉपलर इफेक्ट के अंदर हम वेलोसिटी के वो कंपोनेंट लेंगे जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होंगे। एक छोटा सा पॉइंट लिखो तो सही। इन डॉपलर इफेक्ट we will use component of velocities along the line joining observer and source। ऑब्जर्वर और सोर्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटीज है बड़ा, हम तो सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे, और इतनी सी बात से हमारे सारे सवाल बन जाएंगे। इतनी सी बात से बेटा हमारा सारा काम बन जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी सी बात से बेटा हमारा सारा काम बन जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैंने ऊपर खूब सारे केसेस ज़रूर लिख दिए, बट सारे के सारे केसेस का अर्थ वही है कि, है ना, क्या कहते हैं बेटा, इन सारे के साथ मैं केसेस लिखे, उन सब का मतलब वही है कि ना ठीक है बेटा, तुम तो सिर्फ वही वेलोसिटी लो जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। तो ठीक है बेटा। चलिए बेटा, इस बात पे आपसे सवाल भी पूछते हैं, कुछ एक सवाल बेटा आपसे पूछते हैं। चलिए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पे बेटा आपसे कुछ सवाल पूछता हूं बेटा। सुनना बच्चे, कहानी बेटा ऐसी दो क्रॉस रोड्स है बेटा, चौराहा टाइप है, ये एंगल बेटा 90, बेटा यहां कहीं कोई सोर्स है, ये बड़ा फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है 2000 हर्ट्ज की, ये रेस्ट पे, ये जो डिस्टेंस है बड़ा ये 300 मीटर है। यहां कहीं बड़ा आपका कोई ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर जो है उसके पास बड़ा वेलोसिटी एस है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड बड़ा मुझे 330 मीटर पर सेकेंड दे रखा। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो बताओ। ऑफ कोर्स 2000 हर्ट्ज से जाया करेगा, नजदीक आ रहा उसके, ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर और ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन। अरे बेटा ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज 400 मीटर। चलो बेटा कीजिए, ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये आपको निकाल लेंगे बेटा, निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस बेटा 300, ये डिस्टेंस अगर 400, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
tan थीटा इज 3/4, सो थीटा कम्स आउट विथ 37 डिग्री। इस ऑब्जर्वर के पास जो बड़ा वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 220 का cos 37 डिग्री, और इधर की तरफ बड़ा ऑफ कोर्स 20 का sin 37 डिग्री। इस वेलोसिटी में डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से कोई यूज नहीं है। 20 cos 37, 20 इंटू 4/5, ये जो 16 मीटर पर सेकेंड है, यही काम आएगी मेरे डॉपलर में। बड़ा सोर्स तो रेस्ट पे है, इसलिए उसके तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। आप कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर सुनेगा बेटा, दैट विल बी एफ अपरेंट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर के पास ऑब्जर्वर के पास बड़ा वेलोसिटी है, कितनी है? 20 है, लेकिन 20 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 16, और वो नजदीक आ रहा है। एक तरीके से नजदीक आ रहा तो फ्रीक्वेंसी होना चाहेगा ज्यादा, तो न्यूमरेटर बढ़ाओ तो प्लस। सोर्स के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, टाइम्स आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स 2000 हर्ट्ज, सो द आंसर कम्स आउट बी 346/330 into 2000 hertz. This is the frequency observed by the observer. कुछ भी कर लो, काम की चीज क्या है? काम की चीज सिर्फ और सिर्फ ये है कि बड़ा वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा? दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलावा, एंड दैट्स इट। एक बात और सुनो बेटा, ये मान लीजिए कि साउंड का कोई सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी है f0, ये रेस्ट पे, ये बड़ा कोई क्रॉस रोड तो है, यहां कहीं आपका कोई ऑब्जर्वर है और ये इस तरफ भागा आ रहा है u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। शुरुआत में ये बड़ा ऑब्जर्वर बहुत दूर था, लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से यूं आ रहा है, 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 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये एंगल बेटा मान लीजिए आपके पास थीटा है किसी टाइम पे। इस सोर्स ने जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोड़ी है वो है f0। ऑब्जर्वर कितनी सुनेगा? ऑब्जर्वर इस इंस्टेंट पर तो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सुनेगा ज्यादा। वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आप बोलोगे सर वो फ्रीक्वेंसी होगी स्पीड ऑफ साउंड, बेटा मैं c लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड मैं c लिख रहा हूं। सोर्स के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो प्लस माइनस 0। ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी u है, इस u के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला u sin थीटा, ये वाला u cos थीटा। इस u cos के कारण ये फ्रीक्वेंसी सुनना चाहेगा ज्यादा, तो न्यूमरेटर को बड़ा बढ़ाओ तो प्लस u cos थीटा टाइम्स f0। तो मेरे पास आ गया c प्लस u टाइम्स cos थीटा अपॉन c इंटू f0। तो इस टाइम पर जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुन रहा है उसमें यहां पर लिख दूं, दैट इज c प्लस u cos थीटा अपॉन c इंटू f0। अब जैसे 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 आगे जाएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। बड़ा दिख तो रहा ना, जब ऑब्जर्वर यहां पहुंच जाएगा तो ऑफ कोर्स थीटा बढ़ जाएगा, और आगे जाएगा थीटा और बढ़ जाएगा। थीटा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स cos थीटा घटेगा, cos थीटा अगर घटेगा तो ऑफ कोर्स जो फ्रीक्वेंसी आप सुन पा रहे हो, जैसे हम f अपरेंट कह रहे हैं, तो ये f अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी लगातार घटेगी। ऐसे थीटा बढ़ते 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 कभी ना कभी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तब होगी जब ये ऑब्जर्वर चलते 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 यहां पहुंच जाएगा। उस टाइम पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी सामने की तरफ u, और आपका जो सोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग है। वेलोसिटी और इस लाइन के बीच में जो एंगल है ये आपका 90 हो जाएगा। इस टाइम पर ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट दोनों को जोड़ने वाला लाइन के अलोंग नहीं है। इस टाइम पर आप कह सकते हो कि आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो गया? 0। c से c कैंसिल हो गया, और इस टाइम पर तो तय है कि f0 फ्रीक्वेंसी ही सुन रहे हैं,
क्योंकि इस इंस्टेंट पर ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, तो एफ नॉट छोड़ी गई है, तो आप एफ नॉट ही सुन रहे हो, एफ नॉट ही सुन रहे हो। फिर आगे जाएगा आपका ऑब्जर्वर, जैसे ही आपका ऑब्जर्वर आगे गया, लेट से बेटा कभी ना कभी ये वाला एंगल थीटा, ऑब्जर्वर सामने की तरफ जा रहा है यू वेलोसिटी से, अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, इस यू का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, दैट इज यू कॉस्टा। अब इस टाइम पर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, पहले ऑब्जर्वर नजदीक आया, नजदीक आया, नजदीक आया, सेपरेशन रिमूव हुआ, फिर लगातार सेपरेशन बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जब बड़ा लगातार दूर जा रहा है तो इस टाइम पर कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा, तो आप बोलोगे सर इस टाइम पर फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा एफ अपरेंट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ऊपर लिखनी मुझे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, और वो वेलोसिटी है u cos थीटा। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो u cos थीटा है ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग तो है लेकिन दूर की तरफ है, तो फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे f नॉट से कम, तो न्यूमरेटर को घटाओ, तो मैं लगा दिया माइनस टाइम्स f नॉट। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी सुन रहे थे ज्यादा, फिर फ्रीक्वेंसी लगातार घटेगी घटेगी, यहां पर क्या होगी मिली, फिर लगातार घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, फिर जब आपका बड़ा पार्टिकल बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा बड़ा, तब आपका थीटा जो है टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा। थीटा जैसे टेंडिंग टुवर्ड जीरो हुआ, cos 0 1 हो जाएगा, उस टाइम पर बेटा हम ऑफ कोर्स c माइनस यू अपॉन सी इंटू एफ नॉट सुनेंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि कितनी फ्रीक्वेंसी मैंने सुनी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो बिल्कुल शुरुआत में जब ये ऑब्जर्वर बहुत 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 दूर था, उस टाइम पर हमारा जो थीटा था वो टेंडिंग टुवर्ड 0 था, तो हमारा cos थीटा टेंडिंग टुवर्ड 1 था, तो उस टाइम हम जो एफ अपेरेंट सुन रहे थे उसकी वैल्यू थी c प्लस यू अपॉन सी इंटू एफ नॉट। तो उस टाइम पर हम फ्रीक्वेंसी सुन रहे थे c प्लस यू अपॉन सी इंटू एफ नॉट। फिर जैसे जैसे ऑब्जर्वर आगे आया थीटा बढ़ा तो कॉस्टा घटा तो फ्रीक्वेंसी लगातार घटती गई। अब बड़ा एग्जैक्टली एक्सप्रेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रीक्वेंसी लगातार घटेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बेटा तुम एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी सुनोगे जो तुमने छोड़ी है, जो सोर्स ने छोड़ी है। कब बेटा? जब ऑब्जर्वर यहां होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे जाओगे, अब बड़ा फ्रीक्वेंसी तो और कम होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी तो बड़ा एफ नॉट से भी कम है, तो ये फ्रीक्वेंसी और कम होगी। जब बहुत 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 दूर चले जाओगे तो वापस से आपका थीटा टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा। फिर से जब आपका थीटा टेंडिंग टुवर्ड 0 तो cos थीटा बड़ा टेंडिंग टुवर्ड 1 हो जाएगा, और उस टाइम जो तुम फ्रीक्वेंसी सुनोगे उसकी वैल्यू होगी c माइनस यू अपॉन सी इंटू एफ नॉट, और उस टाइम पर बड़ा फ्रीक्वेंसी घटते उस टाइम बड़ा फ्रीक्वेंसी तो इतनी सुनोगे। तो शुरुआत में आप सुन रहे थे c प्लस यू अपॉन सी इंटू एफ नॉट, फिर बड़ा फ्रीक्वेंसी घटते कभी ना कभी एफ नॉट हुई, बड़ा फिर घटते c माइनस यू अपॉन सी इंटू एफ नॉट भी हुई। कितने ही सवाल कर लो, लेकिन बड़ा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, क्या कि डॉपलर इफेक्ट में हम वेलोसिटी सोर्स की और ऑब्जर्वर की वही लेंगे जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होगी। बस बाकी चिल करो, मस्त करो, सब हो जाएगा। चलिए बेटा, एक सवाल और। यह सवाल सिंपल डॉपलर इफेक्ट का नहीं है, मैं बेटा पहले बोल दूं, और सवाल सिंपल भी नहीं है, ठीक है। हायर लेवल का सवाल है, एचसीवी का एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, और तुम जानते हो एचसीवी की एक्सरसाइज का लास्ट सवाल ऑफ कोर्स थोड़ा सा टफर साइड में तो होता ही है। तो ठीक है बेटा, सुनिए सोर्स सवाल क्या कहता है। ये एक सोर्स है, जिस बच्चे ने डेरिवेशन ढंग से समझ रखी है सिर्फ उन लोगों के लिए ही बेटा ये सवाल है। जो लोग सीधे फॉर्मूले चेपते हैं बेटा उनके लिए सवाल नहीं है, मैं पहले बोल दूं बेटा, ठीक है। ये सोर्स है और ये फ्रीक्वेंसी एमिट करता है एफ नॉट की। यहां कहीं ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पे है, जो सोर्स है वो भी बेटा इनिशियली रेस्ट पे है, लेकिन इस सोर्स के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन है a,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए। इस सोर्स ने जो सबसे पहली वेव छोड़ी है, वो वेव जब ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी तो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अदरवाइज बड़ा ठीक है, सोर्स लगातार आगे आएगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो भी लगातार चेंज होगी। मैं बिल्कुल जानना चाह रहा हूं कि बिल्कुल शुरुआत वाली सबसे पहले जो वेव बनी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सवाल लिख बड़ा, फाइंड apparent frequency observed by observer corresponding to the wave to the first wave emitted by source। सोर्स ने जो सबसे पहले वाली वेव छोड़ी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो निकाल देंगे। और जैसी डेरिवेशन बेटा वो थी बेटा वैसी डेरिवेशन ये भी है। आप जानते हो कि सोर्स के इधर आने के कारण बेटा लैम्डा घटता है, वही लैम्डा इसके पास पहुंचता है वगैरह वगैरह, आपको हल्का फुल्का आइडिया बेटा है। स्पीड ऑफ साउंड बेटा सी ले लीजिए। मान लीजिए बेटा कि साउंड के सोर्स ने एक वेव छोड़ी ऐसे, t इज इक्वल्स टू 0 पर, यहां से यहां तक की बेटा आपकी वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, एंड यू नो इट इज बेसिकली c अपॉन f नॉट। वेवलेंथ उन दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, उन दो कंसेक्यूटिव पॉइंट का बीच का सेपरेशन है जो सेम फेज में है। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में नहीं है, क्योंकि जब सोर्स अगली वाली वेव निकालेगा तब सोर्स यहां नहीं होगा, यहां से हल्का सा आगे होगा। तो थोड़े टाइम बाद आपका सोर्स बेटा यहां कहीं पहुंच जाएगा। अगली वाली वेव जब निकालेगा तो अब सोर्स बेटा हल्का फुल्का आगे पहुंच जाएगा। और कितना आगे पहुंच जाएगा? तो आप कह सकते हो कि सर दिस डिस्टेंस विल बी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू यहां से तक आने का टाइम। यहां से यहां तक आने का टाइम वही है जो एक वेव का टाइम पीरियड है। एक वेव का टाइम पीरियड होता है बेटा 1 अपॉन एफ नॉट, तो हाफ ए टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में है, तो बेटा आप कह सकते हो कि आपकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो गई है। और ये जो डिस्टेंस है मैं इसको लैम्डा अपेरेंट कह रहा हूं बेटा, और मैं लैम्डा अपेरेंट बड़े आराम से कह सकता हूं एक्चुअल लैम्डा c अपॉन एफ नॉट माइनस ये कितना है बेटा a अपॉन 2 टाइम्स एफ नॉट का स्क्वायर। अब इस ऑब्जर्वर के पास यही वेवलेंथ आ रही है, ये लैम्डा अपेरेंट ही आ रही है। कितनी वेलोसिटी से? c से। अब ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है तो ऑब्वियस बात है कि एफ अपेरेंट हम बड़े आराम से कह सकते हैं। बड़ा एफ अपेरेंट का हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या? यस ऑफ कोर्स, दैट इज c अपॉन लैम्डा अपेरेंट। वैसे c रिलेटिव अपॉन लैम्डा अपेरेंट लिखते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है इसलिए c लिख देते बेटा। दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा अपेरेंट। बेटा लैम्डा अपेरेंट पहले से निकाल चुके हैं क्या? बिल्कुल निकाल चुके हैं। दैट इज 2cf नॉट, बेटा मैंने वो एलसीएम ले लिया है, माइनस a 2f नॉट का स्क्वायर। बड़े बार कैलकुलेशन चेक लो ना, हाँ 2f नॉट से बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ये हमारा आंसर है। दिस इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट द फॉर्मूला टू रिमेंबर। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हमने डेरिवेशन की थी वो कहां काम आ सकती है। एचसीवी के लास्ट सवाल के अंदर ऑफ कोर्स इस तरह से हमारी डेरिवेशन काम आ सकती है। एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि कोई भी एडवांस का तगड़ा सवाल अगर आता है तो उसमें कई बार डेरिवेशन का हेल्प तो मिल जाती है। हालांकि हमने किया तो वही है बेटा जो हम लोगों ने, तुम जानते हो बेटा, पहले भी इस तरह सवाल तो मैंने निपटाए रखे, मतलब सवाल तो क्या निपटा रखे, डेरिवेशन निपटा रखी, बस उनमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इस बार एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई बेटा साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स में बेटा तुम लोग एचसीवी पूरी निपटा सकते हो,
मैंने चैप्टर की संख्या वंख्या आपको पहले से बता रखी है। इसके अलावा अपनी शीट का जो इसेंशियल पार्ट है, जो इसेंशियल शीट है वो कंप्लीट करो, और जब भी साउंड वेव्स की एक्स्ट्रा एज करने का मौका मिले, एक्स्ट्रा एज वाली शीट करने का मौका मिले, तो उसको भी निपटा दो, लेकिन उससे पहले इसेंशियल शीट तो निपटाते रहो। ठीक है, चलिए कल नया चैप्टर पढ़ते हैं, आगे चलो। हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया कि इसमें लाइट वेव का डॉपलर इफेक्ट भी है। हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा, किसका पढ़ा? साउंड वेव्स का। चैप्टर का नाम ही साउंड वेव था, तो ऑफ कोर्स हम उसी का डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में लाइट वेव का डॉपलर इफेक्ट भी है, लेकिन उसके लिए अगेन लाइट वेव नाम से पूरा पूरा अलग से एक चैप्टर है ना, क्लास 12 के टॉपिक्स में आता है, तो वो भी हम देख ही लेंगे। ठीक है ना, वो भी मतलब हाँ, जब पढ़ेंगे तब देख लें, तो वो डॉपलर इफेक्ट अलग से आएगा।